प्रदेश का मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मैं हूं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यूपी से निकला जनादेश दिल्ली की सत्ता तय करता आया है। घमासान शुरू हो चुका है और लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। इस खास कार्यक्रम में बात यूपी की सियासत की होगी। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के दिलचस्प किस्से भी सुनाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि आजादी के बाद इन 70 सालों में यूपी की सियासत कैसे बदली। दो 2022 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 10 फरवरी को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि 18वीं विधानसभा के नतीजे किसके पक्ष में गए हैं और यूपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आदित्यनाथ योगी। मैं अखिलेश यादव। मैं कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश आध्यात्म का केंद्र ही नहीं, देश की दशा और दिशा तय करने वाली सियासत की धुरी भी है। यूपी में एक दौर ऐसा भी था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन मंडल और कमंडल के भूचाल से यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई और आज कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। यूपी की सियासत में सभी रंग बिखरे हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री के भी तमाम किस्से मशहूर हैं। किस मुख्यमंत्री को जल्दी गुस्सा आता था, किस मुख्यमंत्री से अफसर घबराते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। कुर्सी बचाने के लिए वीर बहादुर सिंह को कैसे जतन करने पड़े, तो विकास पुरुष माने जाने वाले एनडी तिवारी कैसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। आखिर ऐसी चर्चा क्यों थी कि वीपी सिंह मुलायम सिंह का एनकाउंटर करना चाहते थे और कल्याण सिंह को एक दिन जेल में क्यों गुजारना पड़ा। तो अखिलेश की सरकार को क्यों 4.5 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार कहा जाता था। तो योगी के सख्त फैसलों ने कैसे बदले यूपी के हालात और गोरखपुर मठ से निकलकर योगी ने कैसे संभाला लखनऊ का कामकाज। यूपी के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुनाएंगे आपको हमारे इस खास कार्यक्रम मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री में। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के तार 1949 से जुड़े हैं। तब यूपी की कमान पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के हाथ में थी। वो शानदार प्रशासक थे। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जिस विवाद का फैसला सुनाया है, दरअसल उसकी शुरुआत 1949 में हो गई थी और तब गोविंद बल्लभ पंत ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम अनोखा रिकॉर्ड है कि वो आजादी के पहले भी यूपी के सीएम थे और आजादी के बाद भी वो लंबे वक्त तक इस पद पर काबिज रहे। 1937 में पहली बार वो सीएम बने। 2 साल बाद वो पद से हट गए, लेकिन 1946 में वो दोबारा सीएम बने तो लगातार 8 साल पद पर बने रहे। पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की भारी जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। पूरे देश में विभाजन को लेकर तनाव था। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिमों ने विभाजन का सबसे ज्यादा समर्थन किया था, लेकिन यूपी में पंत जी, संपूर्णानंद जैसे लोगों की कोशिश थी कि यहाँ तनाव तो हुआ लेकिन दंगे ज्यादा नहीं हुए बंगाल की तुलना में और जगहों की तुलना में। तो ये पंत जी का कद था। गोविंद बल्लभ पंत के कामकाज के स्टाइल को बताने वाली कई किताबों में जिक्र है कि अयोध्या विवाद उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी। दरअसल वाकया अयोध्या में 22 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात का था। 20,000 की आबादी वाले इस शहर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा सर्द थी। अगले दिन 23 दिसंबर की सुबह पौ फटते ही एक शोर उठ गया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। मंदिर में राम भक्त हजारों की संख्या में जुटने लगे। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस का इशू था और कांग्रेस के कैंडिडेट ने ही रखवाया था,
तो आगे मेरा ख्याल है कि गोविंद बल्लभ पंत जी ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो मामला सलट नहीं पाया और उस पर सख्त कार्रवाई भी इस प्रकार नहीं हो पाई, क्योंकि डीएम भी उनके पक्ष में नहीं था। डीएम ने बताया कि जो के नैयर उस समय डीएम थे, उन्होंने यह जवाब दे दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ने अयोध्या के मुद्दे को जिस तरह खूबी से हैंडल किया, उससे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए। इससे पंत नेहरू के करीब आ गए। पंत मूल रूप से उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी इलाके अल्मोड़ा के रहने वाले थे कि जब 1937 में बात आई कि भाई प्रांतीय असेंबलियां, प्रांतीय सरकारें बनने लगी, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो सबसे पहले नेहरू जी को गोविंद बल्लभ पंत का ख्याल आया कि इनको प्रीमियर बनना चाहिए। उसमें प्रीमियर होते थे और पहला जो है मुख्यमंत्री बनने का उत्तराखंड, इसका उत्तर प्रदेश का भी नेहरू जी की वजह से पंत जी को हुआ। पंत को पक्ष और विपक्ष सभी का सम्मान हासिल था। उनके राजनीति में आने का एक किस्सा मशहूर है। राजनीति में आने से पहले पंत वकालत करते थे। एक बार वो गिरिताल घूमने गए। वहाँ दो लोग आपस में आजादी के आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कसक थी कि नैनीताल में ऐसा कोई नेता नहीं जो स्थानीय लोगों की आवाज बुलंद कर सके, जिसे सुनकर पंत ने राजनीति में आने का मन बना लिया। गोविंद बल्लभ पंत एक विद्वान तो थे ही, वकील थे जाने माने, और संगठन करता भी बेहतरीन संगठन करता था। दूसरा सिद्धांतवादी थे। वो कहते थे जब यूपी में वो प्रीमियर बने तो लोग चाय का, पानी का, जो चाय नाश्ते का खर्चा होता वो खुद दिया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि सरकार के खर्चे से चाय तो हो गई, लेकिन उसके बीच में आपको जलपान के साथ और चीजें भी खिलाई जाए। पंत 27 दिसंबर 1954 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। गोविंद बल्लभ पंत के दिल्ली चले जाने के बाद कांग्रेस के सामने फिर से सवाल पैदा हुआ कि यूपी की कमान किसे सौंपी जाए। काफी मंथन और मशक्कत के बाद कांग्रेस ने बनारस के अग्रणी नेता डॉक्टर संपूर्णानंद की ताजपोशी की। वो कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जिससे बहुत जल्द ही उनके और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद शुरू हो गए। आजादी के बाद यूपी कांग्रेस में दो गुट बन चुके थे। एक पुरुषोत्तम दास टंडन का, दूसरा रफी अहमद किदवाई का। संपूर्णानंद को टंडन गुट का समर्थन था। पंत भी इसी गुट के माने जाते थे। लिहाजा पंत के इस्तीफे के बाद संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। दो चरणों में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने सैद्धांतिक आग्रहों के साथ राजनीति की। पूरे गांधीवादी थे और वो ये मानते थे कि जनता के बीच जाने की, वो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते थे, लोग उन्हें जिताकर भेजते थे। तो उन्हें जनता पर बड़ा भरोसा भी था। लोकतांत्रिक आस्था के मूर्तिमान रूप थे डॉक्टर संपूर्णानंद। लेकिन संपूर्णानंद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 1960 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़े शक्ति केंद्र थे और चंद्रभानु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। इनके मंत्रिमंडल में रहने वाले कई मंत्री जैसे चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा बाद में चलकर यूपी के मुख्यमंत्री बने। भारत को आजाद हुए 13 साल हो चुके थे। 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद की कुर्सी छिन चुकी थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी के एक छत्र नेता पंडित नेहरू को पार्टी के भीतर ही चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी थी। चंद्रभानु गुप्ता भी उन नेताओं में शुमार थे जो आए दिन नेहरू के फैसलों पर सवाल उठा दिया करते थे, लेकिन उनकी हनक ऐसी थी कि आखिरकार उन्हें ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया।
उन दिनों कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर थी, जिसके चलते कांग्रेस कई खेमों में बंट चुकी थी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कांग्रेस छोड़ चुके थे, तो चंद्रभानु गुप्ता यूपी कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। चंद्रभानु गुप्ता एक व्यापारी वर्ग से आते थे और वो उस समय के मोरारजी देसाई वाला जो धड़ा था उसके करीब थे, और ऐसा माना जाता था कि वे चुनाव जीतने के अलावा लखनऊ और आसपास के इलाकों में अपने व्यक्तिगत व्यवहार से और अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण काफी लोकप्रिय थे। लेकिन नेहरू संगठन में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते थे, लिहाजा मशहूर कामराज प्लान की स्क्रिप्ट तैयार की गई, जिससे पंडित नेहरू भरोसेमंद लोगों की ताजपोशी कर सकें। कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आती थी या पसंद नहीं थी, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई बहुत बड़ा नेता इस कद तक पहुंच जाए कि उसकी राष्ट्रीय लोकप्रियता हो, यह शायद तत्कालीन नेतृत्व को बहुत रास नहीं आता था। यूपी के सीएम चंद्रभानु गुप्ता से भी इस्तीफा देने को कहा गया। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इतने लोकप्रिय हो गए थे कि विधायकों पर उनकी बड़ी पकड़ भी थी। चंद्रभानु गुप्ता नेहरू जी को पसंद नहीं करते थे, या यूं कहें नेहरू जी उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब कामराज प्लान आया तब भी चंद्रभानु गुप्ता ने उसे मानने से इनकार कर दिया था, बाद में उन्हें मानना पड़ा था। चंद्रभानु की राजनीति में ब्रेक तब लगा जब कांग्रेस में बड़ी टूट हो गई। इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई कैंप हार गया। चंद्रभानु मोरारजी गुट के थे, तो कांग्रेस से उनकी विदाई तय हो गई। चंद्रभानु गुप्ता को बड़े ही नाटकीय तरीके से पंडित नेहरू ने अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब उनके सामने चुनौती थी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की। लिहाजा उन्होंने इस बार बड़ा दांव चला। बंगाल की महिला नेता सुचेता कृपलानी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका यूपी की राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। चंद्रभानु गुप्ता के इस्तीफा देने के बाद यूपी के तमाम बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर थी। चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली दरबार को कुछ और ही मंजूर था। कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री चुन लिया। उन्हें देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। पति पत्नी के बीच में सुचेता कृपलानी कांग्रेस के ज्यादा करीब थी, जबकि आचार्य कृपलानी और नेहरू के बीच के डिफरेंसेस उस समय जग जाहिर थे। सुचेता बंगाली थी, दिल्ली में पढ़ी थी, यूपी से कोई नाता भी नहीं था, लिहाजा संगठन में पकड़ मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया। ये सब कुछ राजनीति को साधने के लिए हुआ था। सुचेता बेहद सख्त मिजाज मुख्यमंत्री मानी जाती थी। एक बार सरकारी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर दी। हड़ताल 2 महीने लगातार चलती रही, पर सुचेता ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। सुचेता कृपलानी अपने निर्णय पर अडिग रहीं और अंततः कर्मचारियों की वह हड़ताल असफल रही और कर्मचारियों को उसे वापस लेना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 60 के दशक में ऐसा हो पाना ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पूरे देश का माहौल हर तरह की मांगों को मानने वाला था। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने वाला माहौल था, और ऐसे में ये तथाकथित टकराव मोल लेना सरकारी कर्मचारियों से ये बड़ी हिम्मत की बात थी। उनका कार्यकाल 3 साल 162 दिन का रहा। 1967 आते आते देश में कांग्रेस का वर्चस्व कमजोर पड़ने लगा। यूपी के पहले 3 चुनाव में कांग्रेस ने जहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो वहीं 1967 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई
और भारतीय जनसंघ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। ऐसे में किसान राजनीति के जनक कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के भाग्य का उदय हुआ और वो उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। मैं चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चरण सिंह अपने अक्खड़ रवैये और सिद्धांतों से समझौता न करने के लिए मशहूर थे। उन्होंने केंद्र और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कई फैसलों और योजनाओं को गलत कहने की हिम्मत तक दिखाई। दरअसल चरण सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जो पार्टी में खुद को उपेक्षित मानते थे। ऐसे में आखिरकार 1968 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का हाथ उनके ऊपर था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे दल एक हुए थे। मुझे लगता है वो सिर्फ कांग्रेस का एक विरोध होगा, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जनसंघ का और चौधरी साहब का जो निकटता बनी उसका एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि अवलंबित है और यदि कृषक की चिंता नहीं होगी तो फिर अर्थव्यवस्था समृद्ध कैसे होगी। चंद्रभानु गुप्ता 19 दिन के अंदर ही इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में चौधरी साहब ने कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलियों के समर्थन से यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना डाली। 1967 में जो चुनाव हुए थे तो चौधरी चरण सिंह जो है उसमें कांग्रेस में थे, लेकिन उस समय जो है चंद्रभानु गुप्ता जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़कर एक मिलीजुली सरकार, समवेत सरकार बनी थी जिसमें चौधरी चरण सिंह जो है उसके चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली बार कोई किसान नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और 1 साल पूरा होने से पहले ही उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन 1 साल के अंदर ही किसानों से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए जिससे किसान उन्हें अपना एकमात्र नेता मानने लगे। भी चौधरी साहब ने पूरी शुचिता का ध्यान रखा। विकास कैसे होगा, खेत की खलियान की बात कैसे होगी, किसान की मजदूर की बात कैसे होगी। 1970 में चौधरी चरण सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार कांग्रेस के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बनाई। चौधरी साहब आगे चलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में भी कामयाब हुए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हालांकि बहुमत साबित करने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से अलग हुए विधायकों ने संयुक्त विकास दल की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री चुना त्रिभुवन नारायण सिंह को। इस सरकार में जनसंघ समेत कई दल शामिल थे, लेकिन यह सरकार 6 महीने भी नहीं टिक पाई। ये वो वक्त था जब कांग्रेस के धड़े ही खुलकर आमने सामने आ चुके थे। त्रिभुवन नारायण को कांग्रेस का सबसे ताकतवर नेता चंद्रभानु गुप्ता का समर्थन हासिल था, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो किसी भी सदन के नेता नहीं थे। लिहाजा उन्हें 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य होना जरूरी था। ऐसे में 1971 में त्रिभुवन नारायण सिंह ने गोरखपुर की मनीराम सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ा। राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के
ये पहले मुख्यमंत्री हुए जो कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उपचुनाव में रामकिशन द्विवेदी जी से हारे थे। उस वक्त एक तरीके से कांग्रेस में विभाजन हुआ था। दरअसल गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ के निधन से गोरखपुर लोकसभा सीट खाली थी। उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ लोकसभा उपचुनाव के लिए खड़े हो गए, जिसके चलते उन्होंने मनीराम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी से भी उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव प्रचार करने जाएंगी, परंतु अचानक ही उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने रामकृष्ण द्विवेदी को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वहां से उतारा, और न सिर्फ उतारा बल्कि उनके चुनाव प्रचार में वो बड़ी जोर शोर से लगी। त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हार चुके थे, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहले विधानसभा चुनाव के बाद जब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का नाम आता था, उसमें कमलापति त्रिपाठी का नाम जरूर आता था, लेकिन हर बार ऐन मौके पर वो चूक जाया करते थे। आखिरकार 20 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी युग आ चुका था और आजादी वाली कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपने पसंदीदा कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। कि पंडित जी खांटी बनारसी थे। हम लोग छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, चौक थाने के ठीक सामने भद्दोमल की कोठी के ऊपर पंडित जी महामूर्ख सम्मेलन की अध्यक्षता करते थे। पंडित जी का इतना विशाल व्यक्तित्व और उसके बावजूद महामूर्ख सम्मेलन की जो अंदाज में वो अध्यक्षता करते थे, वास्तव में बड़े बड़े साहित्यकार भी वहाँ छोटे पड़ जाते थे व्यक्तित्व की दृष्टि से। कमलापति का शासन ठीक चल ही रहा था कि अचानक यूपी पुलिस में एक बड़ा विद्रोह हो गया। मई 1973 में पीएसी की 12वीं बटालियन ने विद्रोह कर दिया। वजह थी खराब सर्विस कंडीशन, जिसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इस विद्रोह के चलते कमलापति त्रिपाठी को कुर्सी गंवानी पड़ी। कुछ पीएससी में डिमांड्स को लेकर के उस बीच असंतोष भी चल रहा था, तो वहाँ पीएससी ने छात्रों के साथ उपद्रव में हिस्सेदारी कर ली और इसे कह सकते हैं कि पीएससी रिवोल्ट हुआ और बाद में कुछ और छावनियों में भी रिवोल्ट हुआ। कमलापति त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। संपूर्णानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले कमलापति त्रिपाठी इंदिरा की मौत के बाद कांग्रेस के हाशिए में धकेल दिए गए। 1969 से लेकर 1973 तक यूपी की जनता 4 मुख्यमंत्री देख चुकी थी और 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका था। ऐसे में 5वीं विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। कमलापति त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद यूपी में 149 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा, जिसके बाद कांग्रेस ने यूपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। उनकी राजनीति इतनी सशक्त और मजबूत थी कि उसको ही लोगों ने दूसरा नाम दे दिया कि बहुगुणा जी जो है राजनीति के चाणक्य हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से उनको जल्दी घेरना मुश्किल, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष में भी लोग जो उनसे ना इस्तफागी रखते थे, उनको बड़ा मजबूत उन्होंने अपने को बना रखा था। मूल रूप से गढ़वाल के रहने वाले हेमवती का हमेशा से यूपी की राजनीति में दबदबा रहा। बाद में जब कांग्रेस 2 फाड़ हो गई तो उस दौरान बहुगुणा ने इंदिरा गांधी का साथ दिया। कुछ लोग पुरानी कांग्रेस में थे, जैसे टीएन सिंह वगैरह, बाकी लोग चले गए थे, तो हेमवती नंदन बहुगुणा और बाकी लोग इंडिया गेट में कांग्रेस जो आज की कांग्रेस उसमें चले आए थे। तो उस समय वास्तव में इंदिरा गांधी को ऐसे संगठनकर्ताओं की जरूरत थी, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे।
बहुगुणा ने आते ही यूपी के हालात संभाले और संगठन को फिर से सक्रिय किया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी में अधमरी हो चुकी कांग्रेस को 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव जिता दिया। उन्होंने हमेशा ये देखा कि संगठन को मजबूती मिलनी चाहिए। मंत्री पद आते हैं और जाते हैं, लेकिन संगठन अगर मजबूत नहीं है और नीचे ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रधान से लेकर के और संसद तक के रास्ते को अगर कोई बनाता है तो वो संगठन बनाता है। इसलिए उनका पूरा ध्येय संगठन पे ज़्यादा रहता था, ध्यान रहता था। कांग्रेस में सिंडिकेट अलग गुट बना चुका था। ऐसे में पार्टी के पुराने नेताओं में बहुगुणा का कद बढ़ गया, लेकिन यही लोकप्रियता हेमवती की कुर्सी जाने का कारण बनी। लेकिन शायद यही लोकप्रियता और उनकी मुखरता और राजनीतिक सक्रियता ही कांग्रेस के उस समय के हाईकमान को बहुत पसंद नहीं आई। इंदिरा गांधी को ये लगा कि बहुगुणा अगर उत्तर प्रदेश में बने रहते हैं तो वे अपने आप में एक न केवल बड़े नेता हो सकते हैं बल्कि भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। और तब इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए कि उन्हें अचानक जिस तरह से बनाया गया था उसी तरह से उस पद से हटा लिया गया। बहुगुणा कांग्रेस में जगजीवन राम गुट के माने जाते थे, जिन्होंने आपातकाल के दौरान जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। हेमवती नंदन बहुगुणा का पार्टी में बढ़ता कद इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ा रहा था। ऐसे में बहुगुणा के कद को कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने पहाड़ के दूसरे नेता को आगे किया, लेकिन अपना ही चुनाव हारने के बाद उस नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी, बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री।